गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग अभी तक जो देख रहे थे न्यूमेरिकल वगैरह सब देख लिए थे। अब थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है लास्ट में, 1/3 लगभग, उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक टाइप का उधर सब कुछ सवाल वगैरह सब देख लिए। अब यहाँ जो हम लोग देखेंगे आगे, तो इसके मतलब हमको यहाँ पर देखना है कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है। कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए पीछे क्या थॉट है, कैसे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है उस दौरान। इसके अलावा हमको यहाँ पर देखना है एनर्जी का क्या चेंजिंग हो रहा है, जिसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग लास्ट में देखेंगे टॉपिक कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निर्धारित हम लोग करते हैं, प्रतिक्रिया की कोटि को कैसे ज्ञात किया जाता है, कौन कौन सा मेथड के द्वारा प्रतिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है। इन सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। 2-3 क्लास में उसको हम लोग खत्म करना है। तो पहले आज हम लोग देखते हैं प्रतिक्रिया जो संपन्न हो रहा है उसके लिए क्या थॉट है, क्या थ्योरी है, उसको देखते हैं। तो थ्योरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक प्रतिक्रिया के सिद्धांत। विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाएं निम्नांकित दो अलग अलग सिद्धांत के आधार पर संपन्न होते हैं। पहला नंबर संघट्ट या संघात सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी। और दूसरा संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो ये दो अलग अलग सिद्धांत के द्वारा कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न होता है। तो इसी सिद्धांत को हम लोग देखते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, उसका देख करके देखते हैं डिटेल से। हो गया? तो पहला देखते हैं संघट्ट या कॉलिजन थ्योरी। इस सिद्धांत के आधार पर किसी रासायनिक
प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिकारक के अणु आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं। इस प्रकार के टक्कर के पश्चात प्रतिकारक के अणुओं का ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। अपेक्षाकृत क्या होता है? बढ़ जाता है। कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसमें प्रतिकारक का अणु आपस में क्या होता है? टकराता है, और टक्कर मारने के पश्चात क्या होता है? जो एनर्जी उसका जो है पहले कम था उसके तुलना में क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। टक्कर के पहले प्रतिकारक के अणुओं का ऊर्जा कम रहता है। पदार्थ के इस अवस्था को भूमिज अवस्था या आद्य अवस्था ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। जबकि टक्कर के पश्चात या टक्कर के बाद प्रतिकारक के अणुओं का ऊर्जा बढ़ने के कारण इस अवस्था को उत्तेजित या उद्दीपित अवस्था एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। कि जब टक्कर नहीं हुआ था तो प्रतिकारक के अणु का ऊर्जा कम रहता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट या आद्य अवस्था या भूमिज अवस्था। और जब टक्कर हो जाता है तो टक्कर के बाद उसका ऊर्जा जो बढ़ता है उस अवस्था को बोलते हैं उत्तेजित अवस्था या उद्दीपित अवस्था, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुंच गया? एक्साइटेड। जैसे मान लो होता है कोई भी काम करते हैं हम लोग, तो जब तक काम नहीं कर रहे हैं, जब तक कोई जैसे मान लो हम लोग लेटे हैं, बैठे हैं, जो भी है, तो वहाँ पर हम लोग क्या है? ग्राउंड स्टेट है। जैसे दिमाग में घुसता है कि हमको इतना सवाल बनाना है या पढ़ना है या वहाँ कहीं फलाने जगह जाना है,
तो तुरंत एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं, तुरंत हम लोग जाकर फटाफट कपड़ा पहन लिए या हम लोग रेडी हो गए सवाल बनाने के लिए, तुरंत किताब कॉपी निकाले, बहुत एक्साइटमेंट हो करके उसके बाद जाकर जो है कि काम करना चालू कर देते हैं। तो वो अवस्था क्या कहलाता है? उत्तेजित अवस्था। तो पहले ग्राउंड स्टेट में थे, लोअर स्टेट था, अब उसके बाद हाइयर में चले गए कि एनर्जी यहाँ पर हाई हो गया। तो इस अवस्था को कहते हैं हम लोग उत्तेजित अवस्था या उद्दीपित अवस्था या जाकर के एक्साइटेड स्टेट। इसमें एनर्जी हमेशा क्या होगा? ग्राउंड स्टेट के तुलना में हमेशा एनर्जी अधिक होता है। ओके, इस दौरान जितना ऊर्जा अवशोषित किया जाता है जिससे प्रतिकारक के अणु एक्साइटेड हो जाते हैं, उस ऊर्जा को उस पदार्थ का सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। मतलब जो ऊर्जा का निम्न अवस्था था, ग्राउंड स्टेट था, उस स्टेट से जब अपर स्टेट में जा रहे थे, एनर्जी कुछ तो देना पड़ेगा उसको ना, तो वो एनर्जी जितना देना पड़ा वही एनर्जी क्या कहलाएगा? उसका एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, उसको देख लीजिए, लिख लीजिए इसको पूरा। हो गया? तब प्रतिकारक के अणु आपस में संयोग कर प्रतिफल का निर्माण करते हैं, जिसका ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत घट जाता है, अर्थात प्रतिफल पुनः ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, इस दौरान ऊर्जा का कुछ मात्रा
उत्सर्जित भी होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिकारक की कुल ऊर्जा को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। इसके अलावा इस घटना के पश्चात ऊर्जा का परिवर्तन भी होता है। अर्थात फॉर दिस रिएक्शन, एक रिएक्शन लेते हैं, उसको समझाते हैं। A प्लस B इधर प्रोडक्ट P बनाया, ये प्रोडक्ट है और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, प्रतिकारक। अब इसका मैकेनिज्म इस सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहा है, क्रियाविधि, कि A का मॉलिक्यूल B का मॉलिक्यूल, ये बिफोर कॉलिजन है, टक्कर के पहले, तो टक्कर के पहले ये है ग्राउंड स्टेट में। अब उसके बाद टक्कर के बाद आफ्टर कॉलिजन एक्साइटेड स्टेट, यहाँ एनर्जी लो है, यहाँ एनर्जी क्या है, हाई है। अब यहाँ जो एनर्जी लगा, इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जितना एनर्जी इसको देना पड़ेगा, शॉर्ट में EA, एक्टिवेशन एनर्जी को दर्शाते हैं EA के। ठीक है, अब यहां से फिर जाकर के P बनाया प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के पश्चात, तो यहां फिर यह आ गया ग्राउंड स्टेट में। तो ऊर्जा का यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है कि प्रतिकारक अणु, जो सिद्धांत जो बताया शुरू से कि ये प्रतिकारक का अणु आपस में पहले क्या करेगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा। टकराने के बाद उस समय जिसमें टक्कर के पहले ये क्या था, ग्राउंड स्टेट में था, तो टक्कर के पहले ग्राउंड स्टेट अर्थात लो एनर्जी लेवल, और उसके बाद टक्कर के बाद ये हो गया एक्साइटेड स्टेट में, मतलब उत्तेजित अवस्था में। यहाँ पर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी किया, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसको कह दिए हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। अब उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट में जब पहुंच गया, तब ये अपने आप को कन्वर्ट किया किसमें, प्रतिफल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, जो कि किस अवस्था में है, ग्राउंड स्टेट में है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत के आधार पर कोई भी रिएक्शन जो होता है, किसी भी साथ में रिएक्शन कराते हैं, कोई भी प्रतिकारक लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोरीन को लिए या किसी अन्य को लिए,
तो वो सब का मॉलिक्यूल आपस में पहले क्या करता है, कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद तब फिर अपने आप को वो प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करेगा। तो पहले वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से फिर प्रोडक्ट बनाएगा, जहाँ के हमको पहले ग्राउंड था, फिर एक्साइटेड हुआ, अब फिर जाके ग्राउंड, लो एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल, अब फिर लो एनर्जी लेवल। ओके, चलिए लिखिए। हो गया? अगला सिद्धांत जो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत, सेकेंड नंबर। इस सिद्धांत के आधार पर ऐसा देखा गया है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया एक से अधिक चरणों में संपन्न होते हैं, इस दौरान प्रथम चरण में प्रतिकारक के अणु आपस में प्रतिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाता है। जिसे मध्यवर्ती इंटरमीडिएट, अब अपना क्लास वाला इंटरमीडिएट नहीं समझ लेना है, क्योंकि आप लोग भी मध्यवर्ती में, आप लोग भी इंटरमीडिएट के रूप में ही हैं, या संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। इस अवस्था का ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होता है, अर्थात यह अवस्था उत्तेजित अवस्था, मतलब एक्साइटेड स्टेट,
के रूप में पाए जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट के रूप में पाए जाते हैं। उत्तेजित अवस्था, पूरा उत्तेजित हो रहता है कि मतलब पूरा एक्साइटमेंट रहता है कि हमको अधिक एनर्जी लेवल में पहुंच जाए। यह अवस्था अपेक्षाकृत कम अस्थायी या अस्थायी अनस्टेबल भी होता है। तब अस्थायी होने के कारण यह प्रतिफल के रूप में परिवर्तित होकर अस्थायी हो जाता है। अर्थात प्रतिफल ग्राउंड स्टेट या लो एनर्जी लेवल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, तो कहता है यहां पर कि ये रासायनिक माने इस सिद्धांत के आधार पर जो होगा कि प्रतिकारक जो है आपस में रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया के माने आपस में प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद एक नया पदार्थ बनाएगा जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था, जिसका एनर्जी अपेक्षाकृत अधिक होगा, अर्थात वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा ग्राउंड स्टेट से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रतिकारक का अणु शुरुआत में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है, लो एनर्जी लेवल में रहता है। उसके बाद अपने आप को वो कन्वर्ट कर लेता है किसमें, हाई एनर्जी लेवल में। तो हाई एनर्जी लेवल में जब कन्वर्ट हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जब चला जाएगा, उसके बाद तब फिर वो आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके तब प्रतिफल का निर्माण करता है और वो प्रतिफल का निर्माण करके फिर ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। ये है संक्रमण अवस्था सिद्धांत का स्टेटमेंट। लिखिए इसको। हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्थात फॉर दिस रिएक्शन ले रहे हैं A प्लस B, इधर P प्रोडक्ट बनेगा और उधर ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है। अब स्टेप मैकेनिज्म इसका क्या क्रियाविधि है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, A प्लस B, यहाँ है
बिफोर रिएक्शन, ग्राउंड स्टेट मतलब लो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर कम है। अब ये दोनों मिलके बनाया यहाँ पर AB, ये है इंटरमीडिएट अथवा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये है एक्साइटेड स्टेट में, अर्थात हाई एनर्जी लेवल के रूप में पाया जाता है। अंत में स्टेप 2 में जो है वो AB जो ट्रांजिशन स्टेट में है, फिर ये कन्वर्ट होता है एज प्रोडक्ट, जो क्या है ग्राउंड स्टेट में। तो हाई एनर्जी लेवल से फिर कहाँ पहुंच गया, लो एनर्जी। तो बीच में एक कुछ चीज, छोटा सा चीज बना जिसको हम लोग यहाँ पर बोल दिए प्रतिफल, माने बीच में इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट से फिर वो प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हुआ। जैसे मान लीजिए सिंपल सा आप समझिए कि मान लीजिए हमको फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कुछ सवाल बनाना है, न्यूमेरिकल बनाना है, या मैथ में भी अंक गणित वगैरह सबका सवाल बनाना है। तो बाय द वे सपोज कीजिए 20 ठो सवाल बनाना है मुझे, तो हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। कुछ बंदा क्या करेगा कि एक एक सवाल को आंसर तक पहुंचा करके उसके बाद सॉल्व करते जाएगा, 20 सवाल सॉल्व हुए। एक आध बंदा ऐसा भी भेटाता है जो क्या करता है कि 20 सवाल में जितना डाटा दिया हुआ है उसको पहले फार्मूला पर जाके पुट कर दिया, फार्मूला पर रख दिया, फार्मूला पर एडजस्ट कर दिया, और तब फिर कैलकुलेटर लेके बैठा और सबका आंसर निकालते चला गया। तो वो ये वाला स्टेट कि पहले वो आधा काम कर लिया और आधा काम करने के बाद फिर प्रतिफल के रूप में परिवर्तित कर रहा है उसको। तो पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर चल गया, जिसको इंटरमीडिएट बोले, मध्यवर्ती बोले। अब वहां से मध्यवर्ती से फिर लौटा के हमको प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करना है, एनर्जी अपना कुछ चेंजिंग होगा। इस प्रकार से लो से हाई एनर्जी और हाई से फिर लो एनर्जी लेवल में चला गया। तो ये जाके कंडीशन है इस सिद्धांत के आधार पर। इसको एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिया? ठीक है, समझ गया कि नहीं? वाह, बड़ा समझदार है। चलिए ठीक है, अच्छा बात है, समझदारी दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए पर हमको कोई रिएक्शन लेते हैं CH4 + Cl2 और बनाते हैं CH3Cl + HCl in the presence of diffused sunlight। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखें कि इंटरमीडिएट कहाँ बन रहा है। तो Cl स्टेप फर्स्ट, Cl2 अथवा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, विखंडन होगा। Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक Cl के पास। जो ऑर्गेनिक में इसको पढ़ते हैं होमोलैटिक फिशन है, ये समांशी विखंडन, समान अंश में विखंडित हो रहा है। एक एक इलेक्ट्रॉन जितना साझा किया था
उतना इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग अलग हो गया। अब उसी को देखा देखे ये जो CH4 है अथवा H3C सिंगल बॉन्ड H, तो इसका भी बॉन्ड ये Cl यहाँ पर पहुंचा, तो इसको देख करके पहले ये टूटा H3C प्लस H, तो यही है इंटरमीडिएट जिसका एनर्जी क्या होता है, या ट्रांजिशन स्टेट जिसका एनर्जी हाई होता है। ये जो CH3 है यही है क्या, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट। अब हम लोग स्टेप 2 में गुजरते हैं। तो स्टेप 2 में जाने के बाद ये H3C प्लस ये Cl दोनों मिलके बनाएगा CH3Cl, और बॉन्ड यहां दिखला दिया, बॉन्ड नहीं दिखला है। और दूसरा फिर यहां जो H और Cl बचा, तो ये H प्लस Cl बना दिया HCl, तो ये हो गया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट्स है और ये इंटरमीडिएट है, इधर ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट आपस में पहले अपने आप को कन्वर्ट कर दिया ट्रांजिशन स्टेट में या इंटरमीडिएट के रूप में, अब फिर उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, प्रोडक्ट के रूप में। तो इस प्रकार से, इस तरीके से कोई भी रिएक्शन, जितना भी अधिकांश ऑर्गेनिक रिएक्शन है, अधिकांश मोस्टली कहिए, माने लगभग मोर देन 90%, तो 90% से ऊपर जितना भी रिएक्शन है सब इसी स्टेप वाइज टूट करके उसके बाद तब जाके कंप्लीट होता है। इसके अलावा जितना रेडॉक्स रिएक्शन है वो भी 2 इक्वेशन के रूप में टूटता है, एक हाफ ऑक्सीडेशन वाला होता है, दूसरा हाफ रिडक्शन वाला होता है। तो 2 स्टेप में टूट करके उसके बीच में इंटरमीडिएट बना करके तब कंप्लीट होता है। तो ये सारा रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख लिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और उसके पहले देखे थे कोलिजन थ्योरी। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी से लेकर के रिलेटेड और भी एक टॉपिक देखेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।